रहीम अस्सलामुअलैकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लाइंट की असेसमेंट किस तरह से की जाती है और फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है और इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री किस तरह से ली जाती है और केस रिपोर्ट किस तरह होती है और क्या होती है। ठीक है जी, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाज कैरिड इन टू स्टेप, यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है जो इनफॉर्मल, दूसरी होती है फॉर्मल। अब सबसे पहले इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आर दो स्पॉन्टेनियस फॉर्म्स असेसमेंट दैट कैन इजीली बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेशन एक्टिविटी। जी, ये इस तरह की असेसमेंट होती है जो कि हम ड्यूरिंग द सेशन बनाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन हम जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड जो है इंटरव्यू की तरह होती है, यानी कि हम रैंडमली इसमें काम करते हैं, हम इसमें ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, इसमें हम क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें, अगर आप आसानी के लिए समझाने के लिए कहूँ कि इसकी यानी कि आप समझें कि जैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मैयर किया जाता है, तो वो क्या होती है जी, इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे जो हो रही है। लेकिन अगर उसको कोई टेस्ट वगैरह दिया जाएगा या कोई एग्जाम वगैरह दिया जाएगा तो वो फॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह होता है सेम इन द केस ऑफ क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के साथ आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या उसकी प्रोग्रेस, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप उसकी इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब इनफॉर्मल असेसमेंट जो है, असेसमेंट होती है कंटेंट और परफॉर्मेंस ड्राइवन, यानी कि ये कंटेंट पर बेस करती है और परफॉर्मेंस पर बेस करती है। यानी कि कंटेंट, आप किस कंटेंट या किस उसके बारे में हिस्ट्री ले रहे हैं या फिर आप उसकी कौन सी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये होती है इनफॉर्मल असेसमेंट। अब इनफॉर्मल असेसमेंट दो तरह से होती है। पहली होती है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के से और दूसरी होती है जी क्लिनिकल इंटरव्यू से। लेकिन करनी हमने दोनों ही है केस रिपोर्ट में। अब बिहेवियर ऑब्जर्वेशन क्या होती है? बिहेवियर ऑब्जर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट असेसमेंट मेथड दैट कैन यूज टू कलेक्ट डेटा इन द क्लाइंट in natural setting where the problem behavior are most prevalent, and in a clinical setting under contrived condition redesigned to approximate important aspect of the natural setting। यानी कि जी इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से हमने क्लाइंट को नेचुरल सेटिंग में देखना है। इधर वो यहाँ पर जो है सारे एस्पेक्ट देखते हैं उसके बिहेवियर के, यानी कि वो किस तरह से ड्यूरिंग द सेशन बिहेव कर रहा है या उसके कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो नॉर्मल हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉर्मल है। हम इसका एक सैंपल पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ही वॉज रिलेटिंग पेशेंट एट ऑल द सेशन, ही इज़ बिजी इन टीजिंग हिज मदर एंड फादर। He dragged himself on the floor. He opened the tap on the water, and when I asked him to close the, he paid no attention। यानी कि ये एक ADHD का केस था। ठीक है। अब इसमें जो बच्चा था वो हाइपर एक्टिव था और उसका जो बिहेवियर था वो सारा मैंने इसमें नोट डाउन किया था। ठीक है। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें सारा जो है वो ऑल रिलेटेड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हम मैंने इसका बिहेवियर किस तरह से ऑब्जर्व किया था और उसमें क्या क्या मैंने लिखा था। ठीक है। तो आप इसको मैं चलने दूंगी, आप इसको रीड करके देख सकते हैं, इससे एक सैंपल मतलब क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनफॉर्मल असेसमेंट का जो मेथड है वो होता है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस रिपोर्ट, यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू के बगैर आपकी केस रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। अब APA के मुताबिक एन इंटरव्यू इन विच द हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सप्लोर अ पेशेंट प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, करंट सिचुएशंस एंड बैकग्राउंड विद द एम ऑफ फॉर्मुलेटिंग डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस एज वेल एज डेवलपिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम। यानी कि हम क्लिनिकल इंटरव्यू बेसिकली क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स देखनी होती हैं क्या क्या है, उसके बाद हमने उसकी सिचुएशंस को, उसकी हिस्ट्री को वैल्यूएट करना होता है, फिर हम उसके ऊपर प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस बनाते हैं, देन ट्रीटमेंट। यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केस रिपोर्ट का। जितनी भी आप हिस्ट्री पहले ले चुके हैं, जो भी हमने पहले डेटा कवर किया है अपनी लास्ट वीडियो में, वो बेसिकली एक क्लिनिकल इंटरव्यू था। ठीक है। आपने क्लिनिकल इंटरव्यू लिया सेशन में। अब क्लिनिकल इंटरव्यू का सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ। Clinical interviews was carried out to probe and get essential information about client problem, यानी कि हमने इसको इसलिए कंडक्ट किया ताकि हम essential information ले सके क्लाइंट के बारे में। इसके बाद जी reputation was built primarily and assured the client about the privacy and confidentiality, यानी कि इन्फॉर्म कॉन्सनेंट का यहाँ पर बताया गया कि हमने उसकी इजाज़त से और इसके अलावा हमने उससे श्योर करवाया कि सारी चीज़ें क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी में और प्राइवेसी में रहेंगी।
ask about his personal, occupational, educational, childhood and psychiatric history. In depth detail was acquired by clinical interview. यानी कि जितनी भी डिटेल हमें चाहिए थी, जिस जिस सेटिंग की चाहिए थी, वो हमने सारी एक्वायर कर ली। तो ये हमारा बेसिकली क्लिनिकल इंटरव्यू बन गया। क्लिनिकल इंटरव्यू वही है जो सेशन में आप सारी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी यहाँ पर इनफॉर्मल असेसमेंट हमारी कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपनी फॉर्मल असेसमेंट की तरफ कि फॉर्मल असेसमेंट क्या चीज़ होती है और इसको हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं। Assessment involve use of tools such as test, questionnaires, checklist and rating scales। यानी कि इसमें हम टूल्स यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हैं। वो टेस्ट हो सकता है, वो किसी किस्म का क्वेश्चनर हो सकता है, वो चेकलिस्ट हो सकती है, वो रेटिंग स्केल हो सकता है, ठीक है। अब फॉर्मल असेसमेंट ऑफन रेफर एज अ साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन, यानी कि ये साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन भी कहलाती है। इज जनरली परफॉर्म बाय द लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट इवन अ पर्सन विद द, यानी कि इसकी लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है और अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। When a problem that does not have a physical origin, it is noticed and cause need to be determined। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका फिजिकल ओरिजिन हमें नहीं मिलता, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होती है, कॉज कर रही होती है, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो नोटिस हो रही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट या उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि इस एरिया में आते हैं, सबसे पहले इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, ठीक है। फिर इन अप्रोप्रिएट मूड स्टेट्स हो सकती हैं, या फिर फेलियर टू परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि किसी चीज़ में, किसी सेटिंग में फेलियर हो जाना आपकी किसी भी परफॉर्मेंस में, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू। अब जी सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल। सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल क्या होता है कि इसमें हमने एक क्लाइंट के सर्टन बिहेवियर को 10 में से मार्क करना होता है। यानी कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको अग्रेशन है, आपको गुस्सा आता है, कितना आता है, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं। तो वो कहेगा जी आप मुझे 10 में से 6 दे दें या 8 दे दें, ठीक है। इसी तरह स्लीप का पूछेंगे, रेस्टलेसनेस का, लो सेल्फ एस्टीम का, इसके अलावा नंबर ऑफ वेज, मतलब कि जो भी आपको महसूस हो रहा है कि मेरे क्लाइंट में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं रेटिंग स्केल में लेके आ सकता हूँ, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे लो कॉन्फिडेंस जो है वो भी क्या आ सकता है, सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल में आ सकता है। मेथड होता है वो है जी द मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। यानी कि ये बेसिकली बेस करती है हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जो भी हमने क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन बनाई होती है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट दैट क्लाइंट सिचुएशन, यानी कि ये फैक्ट्स पर बेस नहीं करती, बल्कि ये प्रेजेंट सिचुएशन पर या प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है। प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है कि द पर्सन पर्सन एक्ट, यानी कि पर्सन किस तरह से एक्ट कर रहा है, हाउ द पर्सन टॉक, बंदा किस तरह से बात कर रहा है, हाउ द पर्सन लुक, वो किस तरह से दिखाई दे रहा है वाइल इन योर प्रेजेंस, यानी कि आपकी प्रेजेंस में वो किस तरह बात करता है, किस तरह एक्ट करता है और किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैन बी एब्रिवेटेड असेसमेंट डन बिकॉज समवन अपीयर टू बी इन ऑब्वियस नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट कैन बी इलोंगेटेड प्रोसेस दैट कैन टेक ओवर प्लेस ओवर सेवरल इंटरव्यूज। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये जो है कभी भी किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, और ये जो है इलोंगेटेड प्रोसेस होता है, ये जो है काफ़ी टाइम भी लेता है, काफ़ी इंटरव्यूज़ भी लेता है। इसके अलावा जी कभी कभी ये हॉस्पिटलाइजेशन की नीड को भी क्या कर देता है, आपके यहाँ सामने इंडिकेट कर देता है। MSE has same content and you write your observation in roughly the same order each time. Although a formal mental state examination would be done by the physician or psychologist, you can be informal mental state examination in which you systematically look at the person thinking process, feeling state, behavior. You will want to understand the way the person function emotionally and cognitively। यानी कि जी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का जो कंटेंट होता है वो एज इट इज़ वही होता है जो कि आपने बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में बनाया होता है या ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाया होता है ईच टाइम, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं देखनी, इसमें हम देखते हैं कि पर्सन को किस तरह से फील हो रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि कंटेंट थॉट का जो होता है, थॉट का कंटेंट किस तरह का है, उसका फीलिंग, उसकी मूड किस तरह का आता है। इसके अलावा जी वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बंदा इमोशनली और कॉग्निटिवली किस तरह से फंक्शन करता है। ये जी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में देखा जाता है। कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। अ स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ टास्क और सेट ऑफ टास्क गिवन अंडर स्टैंडर्ड एंड सेट कंडीशंस। यानी कि ये एक टास्क होगा, सेट ऑफ टास्क भी हो सकता है, जो कि एक स्टैंडर्ड पे होता है और कंडीशंस में होता है। इट इज़ डिजाइन टू असेस सम एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन नॉलेज, यानी कि पर्सन की नॉलेज, स्किल, पर्सनैलिटी। अ पर्सन साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड स्केल और मेजरमेंट फॉर द कंसिस्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेज रिगार्डिंग सम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सर्व टू लाइन अप पीपल अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। यानी कि हमने इसमें एक बाउंड्री बनाई होती है
एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है, उसमें हम पर्सन्स को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि एक बंदे के अंदर सैडनेस ज़्यादा है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो बेसिकली फ़ॉल कर रहा है ऐसे लोगों की लाइन में, ऐसे लोगों के कॉन्सेप्ट में जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप उसके ऊपर कौन-सा टेस्ट लगाएँगे? डिप्रेशन का लगाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमने मेज़र करना होता है। अब उसमें से देख लेते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन-कौन से हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट में जितनी प्रोजेक्टिव टेस्टिंग है वो सारी आ सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जायटी चेकलिस्ट हो सकती है ओसीडी की। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट, मतलब ये सारा कुछ क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है। आप किसी भी केस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली रेलेवेंट टेस्ट ही अप्लाई करना होता है। ठीक है? कभी भी इधर-उधर से कोई भी टेस्ट ना लगाइएगा जो कि इर्रेलेवेंट हो। अब जी जो हमारे पास ये दोनों असेसमेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं हमारी किसी भी केस रिपोर्ट का। इन दोनों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट का काम यहाँ पर शुरू होता है। पहले हिस्ट्री टेकिंग आपने ले ली, लेकिन अब आपने उसकी अपनी इवेल्युएशन और अपने स्किल को यहाँ पर आजमाना होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।